बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 16। और आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में, यानी मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है और किनको हम मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, और इसका जो आघूर्ण होता है यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है, इसका मात्रक, इसकी विमा, इसका फार्मूला, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इसके इस टॉपिक पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को भी किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल यानी चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए, इसको पढ़ने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव हम लोग फर्स्ट लेसन में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक बार हम रिवाइज करा दें। इसमें क्या होता है कि एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, जिसकी दूरी को हम लोग 2l लेते हैं और इन आवेशों में से एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ये कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब अब से नाम से लगा है कि इसमें दो ध्रुव होंगे। ठीक है ना, जैसे बार मैग्नेट होता है, क्षण चुंबक, उसमें दो ध्रुव होते हैं, उसको चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो उसकी देखो विशेषता क्या है कि जैसा कि इसमें इसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। अगर हम विद्युत क्षेत्र में रखें, किसको, विद्युत द्विध्रुव को, तो अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में रखें -q आवेश और एक +q आवेश, तो होता क्या है कि इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। Q इस तरफ बल लगेगा, Q इस तरफ बल लगेगा। ठीक है ना। तो क्या करता है, इसको घुमा करके इसकी जो अक्ष होती है द्विध्रुव की, यानी इनको आवेशों मिला रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। ये इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास होती है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है। तो यही चीज चुंबकीय द्विध्रुव में होता है। यानी बार जो मैग्नेट है, यानी बार मैग्नेट अगर हम मान लेते हैं, बात ये तो पता है, चुंबक जो होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, S और N। ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो जो इस बार मैग्नेट की जो अक्ष है, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, वो ये प्रयास होता है, इस पर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है इस बार मैग्नेट में, कि घूम करके इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। बात समझ में आ रहा है। जैसा कि विद्युत द्विध्रुव में एक बल युग्म का गुण कार्य करता है अगर उसको वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए। ठीक है, अगर इस बार मैग्नेट को भी, यानी क्षण चुंबक को भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इस पर भी एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो उसकी अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो ऐसी युक्त या कह सकते हैं ऐसा निकाय जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक बलयुग्म कार्य करता है, उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। समझ में आ रहा है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसा कि अगर चुंबक को अगर हम ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में अगर देते हैं, तो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है बलयुग्म के कारण। जो बलयुग्म का काम है, बलयुग्म अगर किसी वस्तु पर लगा है तो वस्तु हमेशा घूमने का प्रयास करती है। ठीक है ना, घूम करके ऐसी दिशा में होने का प्रयास करती है उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो शून्य हो जाए। और बल आघूर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं, इसमें टाउ बराबर PE sin थीटा होता है, जहां पर थीटा विद्युत क्षेत्र और ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है उसके बीच का कोण होता है थीटा। जबकि जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है,
चुंबकीय द्विध्रुव को डिफाइन तो हम लोग करने जा रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब फिलहाल आप इतना जानो कि चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, एक N पोल और एक S पोल हो, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करे। ठीक है ना। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर कोई भी धारा लूप अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर भी एक बलयुग्म कार्य करता है। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो धारा लूप होता है वो भी एक चुंबकीय द्विध्रुव, उसमें भी S और N होते हैं। कहाँ पर होते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं, कौन S होगा कौन S होगा, ये हम धीरे धीरे हम इस वीडियो में बताते चलेंगे। आप केवल ध्यान से सुनते रहें और इसके नोट साथ में बनाते चलें। ठीक है। तो पहले तो उसको डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसकी और आगे हम इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे साथ में। तो डिफिनीशन इसकी क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव की वह निकाय, इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, केवल इतने कहने से काम नहीं चलेगा कि जिसमें दो ध्रुव होते हैं उसको चुंबकीय द्विध्रुव कह देते हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे, वह निकाय जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म एक बलयुग्म का अनुभव करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन बताएंगे। वह निकाय जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म का अनुभव करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। अब देखिए कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करे, और बलयुग्म इस प्रकार से कार्य करे कि उसकी अक्ष वो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, जिससे उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो शून्य हो जाए। ठीक है ना। ये पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर धारावाही कोई लूप है तो या कुंडली है और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, जिसका मान हम लोगों ने निकाला था। क्या निकला था, याद आ रहा है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ये निकला था ना। जहां पर थीटा क्या होता है, कुंडली या लूप है उसकी अक्ष तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अगर दोनों अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में हो जाए तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, तो टाउ का मान भी 0 हो जाएगा। तो ये प्रयास होता है कि जो चुंबकीय द्विध्रुव है वो घूम करके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि थीटा का मान 0 हो जाए, यानी उस पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो शून्य हो जाए। ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके, जैसे कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जिन पर ये बल कार्य करता है, जैसे दंड चुंबक जिसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट, दंड चुंबक हो गया, और धारा लूप, धारावाही कुंडली, यानी धारावाही कुंडली का मतलब एक लूप होगा तो उसको केवल एक अगर राउंड लगा होगा तार का तो लूप हो गया, कुंडली मतलब कई राउंड लग जाए। या धारावाही प्रणालिका, ठीक है ना, आदि।
ये सब ऐसे निकाय हैं जिनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, ठीक है ना। इसलिए उसको कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव, यानी वो विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, वो भी तो निकाय है, तो आवेशों से मिलकर के बना एक निकाय होता है। आवेश कैसे होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए, बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो दो आवेशों से मिलकर के बने निकाय को अगर विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर भी एक बलयुग्म कार्य करता है, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और अगर ऐसा निकाय जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म कार्य करे तो उसको कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव। बात क्लियर हो गई? वैद्युत द्विध्रुव इसलिए कहते हैं कि उसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर बलयुग्म कार्य करता है। चुंबकीय द्विध्रुव इसलिए कहते हैं कि इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पर एक बलयुग्म कार्य करता है, इसलिए वो चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो इस प्रकार से ये तो हम लोग डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दंड चुंबक उसको भी चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे, धारा लूप है उसको भी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, धारावाही कुंडली है उसको भी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, धारावाही प्रणालिका है उसको भी चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सब में दो ध्रुव होते हैं भाई। दंड चुंबक के बारे में पढ़ चुके हम लोग, उसमें तो NS होता ही है। धारा लूप इसमें भी N और S होते हैं। कैसे होते हैं ये हम बताएंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को तो डिफाइन कर लिया हमने। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। जैसे अगर चुंबकीय द्विध्रुव को डिफाइन कर लिया हमने, अगर हम ये कहना चाहेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता है तो उसका भी एक आघूर्ण होता है, इसको P से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग M से प्रदर्शित किया जाएगा, इसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हालांकि इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग जब पिछला वाला वीडियो पढ़ाया था उसमें लास्ट में बताया था कि लगने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसका मान कितना होता है। अभी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसको डिफाइन करने के लिए ये पिछले वाले वीडियो जो फार्मूला निकला था उसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बारे में फिर हम और इसके बारे में बताएंगे। तो पहले परिभाषा लिख लें। परिभाषा लिखने के लिए पहले उस फार्मूले में जाते हैं। फार्मूला हम लोग क्या, देखो फार्मूला याद करो जरा, क्या था एक, जब चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, धारा लूप भी रख सकते हैं, इसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं। तो ये दिमाग में रखो कि चुंबकीय द्विध्रुव मतलब यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम लोग, एक धारा लूप, ठीक है ना, या धारावाही कुंडली जिसमें N फेरे लगे हों, कुछ भी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये दंड चुंबक भी एक चुंबकीय द्विध्रुव होता है। इसका फार्मूला क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला अलग होता है, दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला अलग होता है। तो ये फार्मूले सारे हम बताएंगे। तो पहले हम जो बात इसकी परिभाषित पहले से कर लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। तो जब चुंबकीय आघूर्ण को, चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो उस पर कार्य करने वाला
बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। ये फार्मूला हम निकाल चुके हैं। देखो टाउ बराबर हमने क्या निकला था, NIAB साइन थीटा। ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगर कोई भी धारा लूप है उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाए और उसको इस प्रकार से रखें कि उस पर जो खींचा गया अभिलंब है, ठीक है ना, कुछ याद आ रहा है ना, खींचा गया अभिलंब, या उसको कहते हैं हम लोग द्विध्रुव की अक्ष भी कहते हैं, लूप की अक्ष कहते हैं उसको। तो अगर खींचा गया अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से अगर थीटा कोण बनाता है तो उसका फार्मूला ये निकल करके आया था, टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, जहां पर ये जो NIAB है, ये जो लिखा गया इतना भाग, इसको हम लोग यम से प्रदर्शित करते हैं। यम NIAB क्यों प्रदर्शित करते हैं, अगर कंपैरिजन कराते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव से तो उस पर लगने वाला जो बलाघूर्ण का क्या सूत्र होता है, PE साइन थीटा। तो साइन थीटा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B, वहां पर वैद्युत अगर द्विध्रुव की बात करेंगे तो वहां पर E होता है, यहाँ P जो होता है वैद्युत द्विध्रुव में वो होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यहाँ पर M जो लिखा गया है चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको, जहां M इक्वल टू क्या है, NIA, इतने भाग को हम लोग M से प्रदर्शित कर रहे हैं, को चुंबकीय द्विध्रुव कहते तो हैं। इसको तो हम लोग M को कह रहे थे चुंबकीय द्विध्रुव, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए या ध्यान दो, इसको हम इक्वेशन पर डालते हैं फर्स्ट। मेन सूत्र तो हमारे पास NIAB साइन थीटा होता है, NIA को हम लोग M से लिख देते हैं, ठीक है ना। उसी M को कहा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव के उस करने से नाम नहीं चलेगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है ना। नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो अगर हम यही समीकरण 1 में यदि यम बराबर 1 टेस्ला, यम बराबर 1 टेस्ला और थीटा बराबर 90 डिग्री अगर हो, ठीक है ना, अगर ये रख देते हैं तो टाउ का मान कितना हो जाएगा, ये देखो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, यम इंटू 1 इंटू साइन 90, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां से m इक्वल टू क्या बनेगा, m इक्वल टू टाउ, ये तो सारा 1 हो जाएगा ना, तो m इक्वल टू टाउ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है, अब देखो यहाँ से डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, अर्थात क्या परिभाषा इसमें लिख सकते हैं, इसकी हम लोग की लिख लेते हैं पहले, या सुन लीजिए पहले बात लिखते हैं कि यम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है। टाउ क्या है, बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर कब है, जब एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए तब, ठीक है ना। परिभाषा तो क्या लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, ध्यान सुनना, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर उस पर कार्य करता है, ठीक है। परिभाषा क्या लिखे हम लोग, अर्थात किसी चुंबकीय द्विध्रुव
द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण एक ही मतलब होता है, ठीक है ना। सारे तक को चुंबकीय आघूर्ण कह देते हैं, लेकिन मतलब उसका है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बल आघूर्ण, उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है, रखने पर कार्य करता, ये इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। और समझ आ रहा है, यानी इसको डिफिनेशन अगर आती है कि चुंबकीय द्विध्रुव, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो हम लोग परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर कार्य करता है। क्लियर हो गई, ये तो हो गए चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अब देखिए, जैसा कि लोग वैद्युत द्विध्रुव में जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि है। साथ में लेकर दोनों को एक साथ पढ़ते चलें, कंपैरिजन कराते चलें, जिससे सिमिलरिटी आपको पता चलती रहे कि क्या समानता है दोनों में, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो एक सदिश राशि होती है, जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम बात करने जा रहे हैं इसकी दिशा की, ठीक है ना। तो नीचे अपने से पॉइंट जरा लिखना शुरू करो, तो इसकी परिभाषा लिखने के बाद फिर हम लोग उसको पॉइंट में लिखना शुरू करें। तो पहला जो पॉइंट इसमें है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मतलब M, जिसको M से प्रदर्शित करते हैं ना हम लोग, कैपिटल M से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, सदिश राशि तो दिशा भी होगी इसकी, जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये चीज ध्यान दो यहाँ, यानी अगर कोई दंड चुंबक है, दंड चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है,
ठीक है ना। अगर S और N ये अगर है उसकी अक्ष तो ये हो जाएगी, दोनों को मिलाने वाली जो ध्रुव रेखा की अक्ष कहलाती है। तो अक्ष के अनुदिश जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, M की, S से L की, ठीक है ना। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। समझ आ रहा है। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव में देखते हैं ना, वैद्युत द्विध्रुव में माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है ना इसकी डायरेक्शन। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश को, ठीक है ना। जबकि इसके बल रेखाएं अगर खींची जाए तो प्लस से माइनस तरफ जाती है ना। बल रेखाएं जितनी भी होती है वो सब कैसी जाती हैं, प्लस आवेश से माइनस आवेश को चलती है, प्लस से निकलेंगी माइनस पर समाप्त हो जाती हैं। जबकि चुंबक में क्या होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, चुंबक में क्या होता है, जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो N से निकलती हैं और S में इंटर करती हैं, ये तो होता है। और ये भी जानते हैं कि ये यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती, N से निकलेंगी S में इंटर करेंगे, यानी कि समाप्त हो जाती है। यहाँ देखो, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर खत्म हो जाती है, माइनस से क्यू तरफ नहीं जाती, प्लस क्यू की तरफ, माइनस आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ नहीं जाती। जब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो बल रेखाएं होती हैं उसके अंदर भी चलती हैं। तो कह सकते हैं चुंबक में जो बल रेखाएं होती है S से N भी चलती हैं और N से S भी चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं, ठीक है ना। लेकिन कब चलती हैं, इसमें होता क्या है, देखो इसमें जो बल रेखाएं होती हैं वो N से S की ओर भी चलती हैं, S से N की ओर। ये कब चलती हैं, चुंबक के बाहर, चुंबक के, ये तो बाहर की घटना है, चुंबक के बाहर। और अगर यही बात करते हैं हम S से N की ओर, S से N की ओर भी चलती हैं, कब चलती हैं, ये चुंबक के अंदर, चुंबक के ये अंदर चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के बाहर चलती हैं, N से S की ओर चलती है। बात क्लियर पहले कर लो, उसके बाद फिर आगे और हम बताएंगे। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, दोनों कंपेरिजन करा रहे हैं यहाँ, वैद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव में जो बल रेखाएं होती हैं वो प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर चलती हैं और वहीं पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं ये खुला वक्र होती है। और जो चुंबकीय बल रेखा होती है N से स्टार्ट होकर के, N से स्टार्ट क्या कह सकते हैं, N से निकलती हैं, N वाले ध्रुव से स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंड पॉइंट नहीं होता कहीं, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाओं का, ये हम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो N से निकल करके S में प्रवेश करती हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर S से N की ओर चलती है। तो S से N की ओर जो अंदर तरफ चल रही है, जिस दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो डायरेक्शन होती है, चुंबक के अंदर की बात हो रही है, वो डायरेक्शन होती है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है ना। यानी आप ये सिंपली दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव में मतलब माइनस क्यू जो आवेश होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव में S के समतुल्य मान सकते हैं, यानी साउथ पोल के समतुल्य। और जो प्लस क्यू आवेश होता है उसको हम नॉर्थ पोल के समतुल्य मान सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम माइनस क्यू को जब हम S के समतुल्य मानेंगे और प्लस क्यू को N के समतुल्य मानेंगे तो क्या होगा, उससे कंपेरिजन कराएंगे तो माइनस से प्लस क्यू की तरफ P की डायरेक्शन होगी, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की तरफ होती है, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगी, S से N की ओर होती है। इस प्रकार से आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको केवल नोट कर लेना है, और ये जो हमने बनाया था इसको तो समझने के लिए है, ठीक है। इसको नोट कर लें। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और नीचे लिख देते हैं, इसका पॉइंट एक और हो सकता है, मात्रक लिख देते हैं हम लोग, यानी जो चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम सदिश राशि है तो वेक्टर भी लगा सकते हैं। एम का मात्रक, अब देखो मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। मात्रक निकालने का तरीका है कि सूत्र जो हमको पता है, देखो मात्रक कैसे निकालेंगे ध्यान दो। मात्रक का तरीका टाउ बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा, तो यहां से m बराबर क्या निकलेगा टाउ अपॉन बी साइन थीटा निकलेगा, ठीक है। तो यहां से m का मात्रक लिखो जरा, m का मात्रक क्या लिखा जाए, ये जो टाउ है इसका मात्रक क्या हो सकता है टाउ का न्यूटन मीटर, मालूम है ना न्यूटन मीटर, ये तो टाउ का मात्रक होता है। बलागुण का मात्रक b, इसका मात्रक बताओ अच्छा न्यूटन प्रति का ऊपर चला जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर ऊपर आ जाएगा एम्पियर मीटर, ये तो आएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है भी हमारा साइन थीटा का मात्रक होता नहीं है, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन गया इसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। बात समझ में गए, इसको निकाल सकते हैं, इसको देखो समझ नहीं आया अभी। टाउ का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, ये हो गया। बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। साइन थीटा का मात्रक होता नहीं है, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा ए और मीटर मीटर और मीटर स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। और समझ गए, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मात्रक। दूसरा तरीका और है बहुत आसान, अभी हमने सूत्र बताया m बराबर एक होता है NIA, ये भी तो होता है ना, इससे निकालना चाहे तो बिल्कुल आसान निकल आएगा। ये तो नंबर है कैपिटल N, तो नंबरों को मात्रक होता नहीं। I ये एम्पियर विद्युत धारा है तो एम्पियर हो गया, ठीक है। और ये क्षेत्रफल है, ये कुंडली का क्षेत्रफल होता है, लूप का क्षेत्रफल होता है ये, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर IA से एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में से किसी एक से हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। टाउ बराबर mb sin थीटा से m का मात्रक निकाला जा सकता है, या m बराबर NIA जो होता है उससे भी हम लोग उसका मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मात्रक भी लिख सकते हैं हम। और विमा क्या हो जाएगी, मात्रक कितना हो गया, विमा क्या हो जाएगी इसकी L स्क्वायर A, ये विमा हो जाएगी, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। ये तो बात हो गई चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया, जितने भी धारा लूप हैं या धारावाहिक कुंडली है, धारावाहिक प्रणालिका है या बार मैग्नेट है, वो सब क्या कहलाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, ठीक है। उसका चुंबकीय आघूर्ण को भी हम लोग डिफाइन कर लिया। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई दंड चुंबक है उसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाएगा, बिल्कुल कंपैरिजन कराएंगे वैद्युत द्विध्रुव से, ठीक है। तो अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिए, दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट हम लोग कहते हैं, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ध्यान दो, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे लिखा जाए, ध्यान समझना। वैद्युत द्विध्रुव की जब बात करते हैं हम लोग, तो वैद्युत द्विध्रुव में प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो बराबर विपरीत आवेश 2L दूरी पर स्थित होते हैं,
तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है वो Q इंटू 2L होता है, आवेश तथा उनके बीच की दूरी। ये तो बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव की। हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय द्विध्रुव की। तो चुंबकीय द्विध्रुव में बात किसी कर रहे हैं लोग, दंड चुंबक। तो दंड चुंबक कैसे हम लोग बनाते हैं, इस प्रकार से बनाया, ठीक है ना। इसमें जो P की डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस आवेश की तरफ होती है वैद्युत द्विध्रुव में। इसमें जरा देखो S और L, हमने अभी बताया जो माइनस Q आवेश है वो किसके समतुल्य ले सकते हैं हम लोग चुंबक में, S के समतुल्य, ठीक है ना। और जो प्लस Q आवेश होता है उसको हम N के समतुल्य लेते हैं, N पोल के समतुल्य। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है, भाई यहाँ पर तो आवेश होता है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब होता है ध्रुव प्रबलता, इसको कहते हैं ध्रुव प्रबलता, जिसको हम लोग M से लिखते हैं, स्मॉल m से। ये तो मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है उसको कैपिटल M से लिख रहे हैं हम लोग। यहाँ जो ध्रुव प्रबलता की बात करें इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ, और ये ऐसे पोल स्ट्रेंथ है जो अपोजिट पोल होने चाहिए। तो पहले तो पोल स्ट्रेंथ का मतलब समझ लीजिए कि ध्रुव प्रबलता होती क्या है। ध्रुव प्रबलता यानी इसको कहते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब ये समझिए ध्रुव की क्षमता समझो। जैसा कि लोग जानते हैं कि अगर ये चुंबक हमने लिया, इसके पास अगर दूसरा चुंबक लाते हैं और अगर N और S, उसमें भी दो पोल हो चुके, अलग अलग दो पोल संभव नहीं होते हैं कि N अलग कर ले S अलग कर ले, ऐसा संभव नहीं होता चुंबकों में, या दो चुंबक लोग जानते हैं। अगर ये दो अगर चुंबक पास लाएं, अगर दोनों समान अगर पोल अगर पास लाते हैं तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेगा ये, ठीक है ना। तो एक निश्चित क्षमता से रिपल करेगा, भाई कितनी क्षमता इसकी है उसके आधार पर इसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर हम इसका उल्टा यहाँ ले आए, इधर S ले आए, इधर N ले आए, तो क्या करेगा ये आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा उसकी एक क्षमता हो, कितनी क्षमता से उसको आकर्षित कर रहा है। तो ये जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है किसी ध्रुव की, किसी चुंबक के ध्रुव की किसी दूसरे चुंबक के ध्रुव के आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को कहते हैं हम लोग ध्रुव प्रबलता, ठीक है ना। इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं इस ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है वो है m, स्मॉल m, और इसकी है स्मॉल m। दोनों बराबर हैं, बस इसकी पोलरिटी अलग अलग है। ये S की ध्रुव प्रबलता है और ये N की ध्रुव प्रबलता है। जैसे इसमें एक माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है ना। तो इसे इसमें अपोजिट पोल हैं S और N, इसमें अपोजिट आवेश हैं माइनस Q और प्लस Q। इसकी ध्रुव प्रबलता वो काम कर रहा है जो यहाँ आवेश काम करता है, ठीक है, और बीच की दूरी का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसका, दंड चुंबक का। तो दंड चुंबक का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है M इंटू 2L। 2L का मतलब इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है, बात समझ आ गई। तो जहां पर आप नीचे लिख सकते हैं, जहां स्मॉल m, भाई देखिए ये कैपिटल M है जिसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे हैं, और स्मॉल m यहाँ लिखा है, ये क्या है, जहां m ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता है, ध्रुव प्रबलता यानी इसको अंग्रेजी में भी ध्यान रखो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, ठीक है ना, ध्रुव प्रबलता है, ठीक है ना। और 2L क्या है, ध्रुव प्रबलता है 2L दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। तो यहाँ आवेश तथा उनके बीच की दूरी, यहाँ
ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी, ध्रुवों के बीच की दूरी, ये गुणनफल कर देते दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकल आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं दंड चुंबक के लिए। अब जरा इसकी तरह थोड़ी सी बात बता देते हैं हम लोग। चुंबकीय जो ध्रुव प्रबलता है, परिभाषा तो ने बताई है, एक बार पे सुन लीजिए। किसी चुंबक के ध्रुव की ध्रुव प्रबलता वो क्षमता होती है जिससे कोई दूसरा ध्रुव उसके द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। भाई अगर चुंबक के समय में अगर कोई दूसरा चुंबक लाएं तो अगर समान पोल आ रहा है तो रिपल करेगा, विपरीत पोल आते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो कितनी क्षमता से आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वो उसकी कहलाती है ध्रुव प्रबलता। ठीक है ना। और ध्रुव प्रबलता डिपेंड करती है उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या पर। जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी, किसी भी चुंबक के ध्रुव से जितनी ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी या जितनी बल रेखाएं से इंटर करेंगी, उसकी ध्रुव प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। मात्रा क्या होता है ध्रुव प्रबलता? जरा मात्रा के यहाँ पर लिख देते हैं पॉइंट ऑफ ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता यानी स्मॉल एम का मात्रक, इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर अब निकाल सकते हैं यहां से। अभी इसका मात्रक हमने बताया है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बताया हमने? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम का, कैपिटल एम का, इसको आघूर्ण कह रहे हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम बराबर क्या हो जाएगा? ये 2l यानी 20 की दूरी से डिवाइड होगा, तो दूरी जो है तो मीटर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? एम्पियर मीटर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की जब बात आती है तो डायरेक्शन जैसे माइनस क्यू से प्लस की तरफ होता है, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? एम की, कैपिटल एम की। वो एस से एन की तरफ होती है। तो ये तो हो गए दंड चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण की बात हो गई, एस से एन की ओर। ठीक है ना। एस से एन की ओर तो होती है कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है, वो चाहे दंड चुंबक हो या धारा लूप हो, धारा प्रणालिका हो, सब में जो एम की जो डायरेक्शन होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा एस से एन की ओर होती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिख दीजिए, एक ही मतलब है। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का हटा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो धारा लूप अब इसको ध्यान समझना जरा। ये तो धारा लूप के हम लोग निकाल चुके हैं, एन आई। ठीक है ना। अगर एक ही राउंड लगा हुआ है तो हम लोग केवल इतना लिख सकते हैं। अगर एन राउंड लगे हैं अगर तार के तो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए धारा लूप की बात कर रहे हैं, तो धारा लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो I इंटू ए के बराबर होता है। यानी उस लूप, जैसे देखो जरा, जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, ये धारा लूप हो गया जिसमें धारा की डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे धारा वाइज हो रही है। अब ये सोचना एंटी क्लॉकवाइज समझ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज मान लो। चलो पहले क्लॉकवाइज मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी देख लेंगे। अगर हम इसमें मान लेते हैं धारा की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। अब जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसमें देखो बल रेखाएं कैसी होंगी। अगर धारा लूप अगर है तो इसका मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसमें, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं हो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाए। ठीक है।
तो उसका तरीका होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कैसे निकाले भाई, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका होता है कि अगर हम अंगूठे को, दाहिने हाथ का नियम लगाना है, अगर अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, अगर धारा लूप में बता रहे हैं, धारा लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का तरीका, ये भी दाहिने हाथ के हथेली के नियम से या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम समझोगे, थंब रूल से निकालते हैं कि अंगूठे को धारा की दिशा में रखें, अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी उस दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और समझ में आ रहा है? इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें देखो, धारा की दिशा में उठा रखा, इसको उंगलियां कैसे मोड़ेंगे हम लोग, ऐसे। छल्ले को आप देखो, छल्ला ऐसे है ये, ठीक है ना, ऐसे धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो जब हम धारा की दिशा में जब अंगूठा रखेंगे तो उंगलियां किस दिशा मुड़ेंगी, ऊपर से नीचे तरफ, यानी ऐसे जाएंगी। इसमें आप समझो, इसमें जो कैसे जाएंगी, इसमें इस डायरेक्शन में। हाँ, समझ में आ रहा है? ऐसे ही चाहे जिसमें यहाँ पर देखो, अगर तो अंगूठा की दिशा में रखेंगे तो इसमें कैसे जाएंगे, अगर यहाँ धारा की दिशा कर यहाँ देख लो, धारा की दिशा कर यहाँ देखो, अंगूठा किस दिशा में जाएंगी, अंदर की तरफ, यानी इसमें जो बल रेखाएं होंगी वो सब इस टाइप से होंगी। जैसे इधर देखोगे, इसमें बल रेखा इस प्रकार से हो जाएगी, ये बात समझ आ रहा है? यानी अगर धारा की दिशा में अंगूठा रखकर उंगलियां जिस दिशा मोड़ दें, उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, उसी दिशा में बल रेखाएं भी होंगी। तो इस तरीके से बल रेखाओं को हम ड्रा कर सकते हैं। इसमें हाथ का बहुत यूज है, दाहिने हाथ और बाएं हाथ के नियम का यूज हम लोग बारी बारी से करते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, फिर से सुन लो, इसमें हम निकाल रहे हैं इस धारा लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका बताया। ये तो थंब रूल भी है, ठीक है ना। थंब रूल क्या कहता है कि धारा की दिशा में अगर अंगूठा रखें, ठीक है ना, उंगलियां जिस दिशा में मोड़ेंगे उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो अब यहाँ चूंकि ये जो लूप रखा हुआ है उस दिशा में अगर हम अंगूठा रख करके उंगलियों को ऐसे मोड़े, ठीक है ना, इस दिशा में रखें तो ऐसे मोड़े, तो सब अंदर तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। अगर लूप कैसा माना, ऐसे रखा हुआ है, समझ आ रहा है? उसमें हम धारा की दिशा अंगूठा रख करके देखें तो बल दिशा ऐसे जाएगी, समझ में आ रहा है? तो जब इस तरीके से जाएंगी तो इसमें जो इसका जो लूप की त्रिज्या अगर हम r मान लें, चलो इसको अलग से देखें, इसकी त्रिज्या को अगर हम r अगर मान लेते हैं और उसमें अगर प्रवाहित होने वाली धारा अगर I है, तो इस लूप का जो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। ए का काम करेगा वो, I कितनी धारा प्रवाहित हो रही, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा उसका चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण निकल आएगा तो डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ तो डायरेक्शन हमने एस से एन कर ली, यहाँ कैसे पता चलेगा किधर एस है किधर एन है, ठीक है। उसका तरीका जरा देखो, फिर ध्यान से समझना। इसका तरीका ये है कि जैसा चुंबक में देखो, चुंबक में जरा कंपेरिजन करा करके देखो, अगर चुंबक में अगर हम इस प्रकार से रख दें यहाँ एस और एन, तो क्या होता है, इसके अंदर से जो बल रेखाएं गुजर, इसमें बल रेखाएं किस तरफ जाए, अंदर, इसके अंदर जो बल रेखाएं जाएंगी वो तो हमेशा किस दिशा में जाती है, एस से एन की हो जाती है। भाई बाहर तरफ एन से एस की तरफ निकलेंगे, ऐसे बाहर की डायरेक्शन ये होगा, लेकिन अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, देखो अंदर एस से एन की ओर जाएंगी ये ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब अंदर किस तरफ जाती है, एस से एन की ओर। देखो यहाँ पर बल रेखा देखो, ऊपर से अंदर, इसके ऐसे झांक करके देखना है, लूप हमारा ये है, उसमें झांक करके देखो तो बल रेखा जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका ऊपर से नीचे तरफ जा रही है, इसका मतलब है एस से एन की ओर जा रही है, तो इसका मतलब ऊपर वाला हिस्सा क्या कौन सा बन जाएगा, एस, और नीचे वाला क्या बन जाएगा, एन। भाई देखो ये लूप है हमारे पास। अगर हम ऐसे झांक करके देखें तो बल रेखाएं कैसे दिखेंगी, ये जो लूप ऐसे नहीं रखा हुआ है जैसा दिख रहा है, इसमें लूप को हमने ऐसे रखा है इस तरीके से, क्षैतिज, ठीक है ना। क्षैतिज जब लूप को रखा हमने
तो बल रेखाएं एस से एन की ओर जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये जैसा कि यहाँ दिख रहा है टन चुंबक में, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं एस से एन की ओर चलती हैं, और इसमें भी अंदर, बाहर नहीं बात करें, बाहर तो ये ऐसे ही जाएंगे, अगर बाहर अगर ड्रा करेंगे हम तो उसकी डायरेक्शन तो ऐसे होगी, बाहर बात करेंगे तब तो एन से एस की ओर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बाहर जब बात करेंगे हम लोग तब तो बाहर निकलेंगे वो तो एन से एस की ओर निकलेंगे, लेकिन जब एंट्री करती है तो एस से एन की ओर, देखो इसमें एस से एन की ओर तब जा रहे हैं अंदर, इसका मतलब ऊपर वाला सिरा एस, नीचे वाला एन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से इसमें जो डायरेक्शन होगी वो एस से एन की ओर होगी, यानी जो एम होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? एस से एन की ओर, यानी इस डायरेक्शन में जो एम होगा एस से एन, ठीक है ना। एक तरीका और भी है इसमें निकालने का कि चुंबकीय द्विध्रुव जो है लूप में अगर निकालना, भाई चुंबक निकालना है तब तो डायरेक्शन एस से एन की ओर सीधे कर लीजिए। अगर हमको एस और एन नहीं पता चल पा रहे हैं तो उसका तरीका यह है कि फिर हम जरा अंगूठे का नियम लगाओ जरा अपने, फिर तरीका इसका यह है कि उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, लूप में उंगलियों को धारा की दिशा में घुमाओ, अंगूठा जिस दिशा में होगा उस दिशा में एम की डायरेक्शन होगी। फिर सुनो, हमने क्या कहा, बल रेखाएं अगर खींचना है धारा लूप में तो भी हम किसी दाहिने हाथ का दाहिने हाथ के नियम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें तरीका होता है बल रेखा खींचने का, अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे, उंगलियां जिस दिशा में बोलेंगे उस दिशा में बल रेखा की दिशा हो जाएगी, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी वो। लेकिन अगर हमको निकालना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ किस तरफ होगी, उसका तरीका यह है फिर उसी हाथ को, दाहिने हाथ को उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो, ऐसे जिस दिशा में धारा जा रही है इसमें, ठीक है ना। जैसे इस धारा किसमें बह रही है, ऐसे बह रही है इसमें, अगर ये लूप को अगर ऐसे मान रहे हैं हम इस तरीके से तो धारा की दिशा में बह रही है, ऐसे ऐसे तो बह रही है। तो अंगूठा देखो किस दिशा में है, नीचे की तरफ है, तो जिस दिशा में अंगूठा होगा उस दिशा में एम की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धारा लूप की जो दिशा होती है उसको हम लोग दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं कि अगर उंगलियों को हम धारा की दिशा में मोड़ें लूप में, अंगूठा जिस दिशा में होता है उस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और इसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक से। नोट कर लिया? लॉजिकल पार्ट है, इसको समझ करके आपको तैयार करना है। थोड़ी ज्यादा है, फार्मूले बहुत कम है। अब इसमें जैसे अगर हम और जरा हम लूप बना करके आपको दिखा देते हैं, जैसे एक लूप अगर हम बात करें, जैसे ये लूप इसको हमने खड़ा कर लिया ऐसे, ठीक है, और उसमें धारा की डायरेक्शन को हम इस प्रकार से दिखा दें। अब कहा जाए बताओ, इसमें यम यानी चुंबकीय द्विध्रुव आप किस दिशा में हो, तो उंगलियों को धारा दिशा मोड़ो, ऐसे उंगलियां धारा दिशा मोड़ेंगे तो इस पे एम किस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। एम जो कैसा होगा, अंदर की ओर। समझ में आ रहा है? अगर धारा की दिशा अगर हम ये मान लेते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में उंगलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा किस दिशा में रहेगा, तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है ना। तो इसमें जो एम होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर अंदर की तरफ एम होगा। अगर इसी में एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित कर लें इस दिशा में, इसमें क्लॉकवाइज इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें जो कैसे मोड़ना पड़ेगा, उंगलियों को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तो अंगूठा किस तरफ रहेगा, बाहर की तरफ, यानी यहाँ जो यम होगा वो कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा। अक्ष के अनुदिश होता है, इस लूप का अक्ष कहाँ होता है, उसके तल के लंबवत। तो इसमें जो एम होगा वो कैसा होगा, बाहर, यानी इसमें कह सकते हैं कि एम जो होगा वो बाहर की तरफ आएगा। हमारा इस प्रकार से दूसरा तरीका इसका और है समझने का कि अगर हम जैसा जानते हैं कि जब किसी लूप में धारा प्रवाहित होती है, मान लेते हैं कि कोई लूप है उसमें धारा प्रवाहित हो, तो कैसे एन एस पहचानते हैं,
अगर हम इधर से देख रहे हैं, अगर इधर से देखें, ठीक है ना, इधर से देखने पर, इधर से अगर देख रहे हैं भाई, इधर से देखोगे तो मान लीजिए धारा डायरेक्शन ये है, ठीक है। धारा डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। आप देखो इधर देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज वही दिखेगी, बात समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इधर से देखोगे तो ये देखो ये कैसा बनेगा, हम लोग ये छोटी क्लासों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी इस तरीके की डायरेक्शन देखनी होती है तो ये क्लॉकवाइज दिशा में जिधर से देख रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज दिशा में अगर है तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला वो एस बनेगा, और इधर वाला कैसा बन जाएगा, फिर एन बन जाएगा। अगर जिधर से देखने पर धारा डायरेक्शन ऐसी दिखे, यानी एन पोल अगर बन जाए, तो इधर से देख रहे हैं वो एन सिरा होगा भाई। लूप जैसे ये देखा आपने, इधर ऐसे इधर से देख रहे हैं, अगर जिधर से देख रहे हैं उधर से क्लॉकवाइज दिशा में धारा अगर दिख रही है तो इसका मतलब वो वाला हिस्सा, उस तरफ वाला जो हिस्सा होगा वो एन पोल की तरह होगा, उसके पीछे वाला एन पोल की तरह होगा। जिधर से देख रहे हैं उधर से अगर क्लॉकवाइज दिशा में धारा दिख रही है तो वो एस पोल की तरह काम करेगा, उसके पीछे एन पोल बन जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती हुई दिख रही है तो जिधर से दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज वो तो बन जाएगा एन पोल, और उसके पीछे एस पोल बन जाएगा दूसरी तरह से देखने पर। तो दूसरे तरफ देखने से वो उनको क्लॉकवाइज दिशा में दिखाई पड़ेगी धारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम की डायरेक्शन और एम का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बस एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एम की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा एस से एन की तरफ होती है, समझ में आ रहा है, एस से एन की तरफ। अब ये आपको सोचना है कि एस और एन कहां पर होंगे और कैसे ज्ञात किया जाएगा। ये हमने पूरी बात आपको बता दी है कि फिर एक बार हम थोड़ा रिवाइज करा दें। लूप में भाई एन और एस, चुंबक में तो हमको स्पष्ट रहते हैं कि ये एन ध्रुव है, एस ध्रुव है। लूप में नहीं पता चलता है, तो लूप पता करने का तरीका ये है कि एम की डायरेक्शन में पता करना है तो उंगलियों को धारा की दिशा में मोड़ो। लूप में धारा दिशा मोड़ोगे, जिस दिशा में अंगूठा रहेगा उस दिशा में एम की डायरेक्शन हो जाएगी। बस इतना हमको ध्यान रखना है बस लूप के लिए, ठीक है ना। लूप की धारा से निकालने के लिए हम अंगूठे का नियम का यूज करते हैं दाहिने हाथ के, तो इसको नोट कर लें। उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट भी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर परमाणु के अंदर अगर चक्कर लगा रहा है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो हेडिंग लगाइए, परमाणु के अंदर, परमाणु में परिक्रमण, परमाणु के अंदर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन, करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होगा इसका एक छोटा सा डेरिवेशन। उसके बाद कुछ थोड़े से आंकिक प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले वो कराएंगे। परमाणु में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। देखो ये जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या है r, इलेक्ट्रॉन का वेग है v, इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है v, ठीक है ना। तो अब ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा। तो धारा लूप की तरह व्यवहार करेगा तो इलेक्ट्रॉन के संगत कितनी धारा होगी ये हम लोग निकाल लेंगे, और इस लूप का एरिया निकाल लें। तो लूप का अगर एरिया पता चल जाएगा तो m इक्वल टू आई ए, जो फार्मूला मैंने बताया कि लूप का जो चुंबकीय आघूर्ण सूत्र क्या होता है, m इक्वल टू आई इंटू ए, आई प्रवाहित होने वाली धारा लूप में और उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, इसमें पहले परिभाषा लिख लें। माना एक इलेक्ट्रॉन
माना एक इलेक्ट्रॉन, इस पर आवेश तो पता रहता है, हम लोग स्मॉल इससे लिखते हैं। माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक N के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर v वेग से चक्कर लगा रहा है। ये हो गया। माना एक इलेक्ट्रॉन ई नाभिक N के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसमें उसके संगत धारा कितनी होगी, ठीक है ना। तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन, आप लिख लीजिए चाहे इसमें, चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप के तुल्य होता है तो इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा कितनी हो जाएगी। धारा लूप अगर है तो धारा लूप में धारा कितनी प्रवाहित हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के तुल्य धारा कितनी हो जाएगी। आई इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू होता है Q अपॉन T, होता है ना। और Q अपॉन T, Q आवेश, तो आवेश कितना है यहाँ पर E, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहा है। तो I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T, और T यहाँ पर एक चक्कर लगाने में लगा समय। एक चक्कर लगाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर आवेश का प्रवाह होगा। भाई एक चक्कर लगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जो आवेश होगा उतना प्रवाहित हो जाए एक राउंड में। एक राउंड लगाने में समय यानी आवर्तकाल और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये बात क्लियर हो गई। अब आवर्तकाल क्या होता है, यहाँ आवर्तकाल सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी, एक चक्कर चलने में कितनी दूरी चलेगा, 2 पाई r। एक चक्कर लगाया तो दूरी कितनी चलेगा, 2 पाई r, और अपान उसका वेग कितना होगा, ये होता है, लिख सकते हैं। क्योंकि t इक्वल टू होता है 2 पाई r अपान v, समय बराबर दूरी बटे 4। ये लग जाएगा। ये I का मान हो गया। ठीक है, तो जो लूप होगा, इलेक्ट्रॉन या लूप का कह सकते हैं, लूप का क्षेत्रफल कितना होगा, लूप का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू होता है, चूंकि वृत्त बनेगा तो पाई आर स्क्वायर। आई भी निकाल लिया हमने, ए भी निकाल लिया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव एम इक्वल टू क्या हो जाए, एम इक्वल टू फार्मूला होता है आई इंटू ए। फार्मूला पढ़ चुके ना, धारा लूप में जो फार्मूला होता है वही धारा लूप की तरह ही काम करेगा ये। तो एम इक्वल टू आई की वैल्यू ई वी अपान 2 पाई आर, और ए का मान है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से इसकी घात कट जाएगी, क्या बचेगा, एम इक्वल टू ई वी आर बाई, ये आ गया चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है।
तो इस प्रकार से अगर ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो उसके लिए भी EV/R हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, उसका डेरिवेशन अवश्य बता सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर इसके कुछ आगे प्रश्नों को भी किया जाए जो इन्हीं फार्मूलों पर आधारित होंगे। प्रश्न है हमारा, एक समतल वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें फेरों की संख्या 100 है। यदि इसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। जो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए। दे रखा है जो ए का मान दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं मीटर चेंज करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10⁴ मीटर स्क्वायर, हमको पता है। पेड़ों की संख्या यानी n का मान दे रखा है 100 और धारा का मान दे रखा है 0.1 एम्पीयर। तो कह रहा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है, n का मान निकालना है। तो m बराबर फार्मूला क्या लगा दें, पेड़ों की संख्या अगर पता है तो NIA लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। NIA लगा दीजिए इसमें फार्मूला में वैल्यू। तो n का मान है 100, I का मान है 0.1, A का मान है 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई तो 2 बचेगा, तो 2 और 10⁻2 ये है और 10⁻⁴ 10⁻2 बचेगा। मात्रा लिख दो इसका, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 10⁻16 चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए इस टाइप के प्रश्न। वैल्यू चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए देखिए पहले हमको धारा पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले नोट कर लो क्या क्या दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 0.5 × 10⁻−10 मीटर चेंज कर सकते हैं हम लोग। चक्करों की संख्या यानी 10⁻16 चक्कर प्रति सेकंड, ये m की वैल्यू है। तो m पूछ रहा है कितना होगा, तो इसमें जो ये बताया हमने, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो धारा लूप की तरह होता है वो, और धारा लूप की तरह होगा तो कितनी धारा होगी उसमें, I = Q/T होगी। तो Q/T, अब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, ये हम निकालो पहले। 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, 1 सेकंड प्रवाहित आवेश अगर Q हम मान लेते हैं, ठीक है ना, तो I = क्या हो जाएगा, Q/T। यहाँ समय का मान हम 1 सेकंड लेकर चलते हैं। 1 सेकंड में चक्कर लगाता है 16, तो समय कितना लग रहा है उसे 1 चक्कर लगाने में, 10⁻16 चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है, 10⁻16 चक्कर 1 सेकंड में। तो I = Q/T, Q बराबर, अब 1 सेकंड में 10⁻16 चक्कर लगेंगे और एक चक्कर, एक इलेक्ट्रॉन और आवेश होता है 1.6 10⁻−19। तो जब एक चक्कर में इतना आवेश प्रवाहित होगा तो 10⁻16 चक्कर लगेंगे तो कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा। तो इसका मतलब है Q जगह क्या लगा सकते हैं हम लोग, NE हो रहा है, Q = NE। समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी आवेश प्रवाहित हो जाएगा वही धारा होती है। तो I = N का वैल्यू लगाओ, इसमें N की वैल्यू 10⁻16
16 इंटू ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 8। कितनी वैल्यू हो गई ये? 1.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये वैल्यू निकल आई, आई की वैल्यू निकल आई। अब ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? भाई चक्कर लगा रहा है, देखो ये चक्कर लगा है, तो त्रिज्या इसकी दे रखी आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? 3.14 पाई की वैल्यू हो गया 3.14, ठीक है, और इंटू 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा। कितने मीटर स्क्वायर? ये आ गया एरिया। तो अब जरा m निकालो। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू आई ए, ठीक है। तो i की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻3, a की वैल्यू है 3.14 इंटू 3.14 इंटू है 0.25 इंटू 10⁻⁻20। इसको जरा सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने से कितना हो जाएगा ये जरा देखो। 25 गुणते 16 करो पहले, तो कितना हो गया? 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 400 ये हो गए। 3 के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, 0.4 बचा इंटू 3.14 इंटू घातें देख लो इसमें कितनी बचेंगी? 10 की घात 23 माइनस 23 बचेंगी। इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये वैल्यू हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 16, 4 के 9 4 1 5, 4 3 12, 10 लग जाएगा 2 और 1 3 लग गया 1.25 इंटू 10⁻⁻23। ये आंसर आ गया। मात्रा ले सकते हैं इसका एम्पियर मीटर, ये ठीक है, इसको नोट कर लें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, शेष हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी चल कुंडल धारा मापी, ठीक है। तो आज क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ट्राई करते रहिए। थैंक यू।